तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली क्लास है यहाँ पर। देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा। पहले हम वो देखेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे और बाद में से कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पहली क्लास है तो सबसे पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि खलील अहमद है। तो देखते हैं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आज क्या क्या होगा और इस कोर्स में क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए तो टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे और सीपी शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड आईपीसी, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, सिस्टम कॉल एंड थ्रेड्स। जैसा कि मैंने बोला था कि पहली वीडियो में सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस होंगे, पीवाईक्यू होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और नोट्स भी मिलेगा। जुड़े रहना, सारी चीजें मिलेंगी आपको इस चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए तो इन टॉपिक्स में से देखते हैं इनका वेटेज क्या है, टॉपिक्स का वेटेज क्या है। तो इंट्रोडक्शन का नॉर्मली होता है 1 to 2 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स। और सीपी शेड्यूलिंग का नॉर्मली होता है 2 to 4 मार्क्स। सिंक्रोनाइजेशन आईपीसी का नॉर्मली होता है 2 to 4 मार्क्स। ओके, डेडलॉक का होता है डेडलॉक को मिलेगा आपको 1 से 2 मार्क। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, भैया मेमोरी मैनेजमेंट का 2 से 4 पकड़ सकते हो। ठीक है, और फाइल सिस्टम 1 से 2, सिस्टम कॉल 1 से 2 और थ्रेड्स 1 से 2। ओवरऑल वेटेज क्या है सब्जेक्ट का देखते हैं भैया। ओवरऑल वेटेज जो सब्जेक्ट का है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहां पर आता है भैया 8 से लेकर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे इसके। और सबसे खूबसूरत बात है इस सब्जेक्ट की, आपको कंसिस्टेंटली एग्जाम में पूछता है, यहां से क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली पूछता है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना। तो 8 से 10 मार्क्स, और हमें पता है कि भैया अगर गेट में 1 मार्क्स भी अगर कम आता है तो आपका रैंक कहां से कहां जा सकता है। ठीक है, तो 8 से 10 मार्क्स से बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट की अहमियत भी बहुत है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं तो हमें नॉर्मली किस तरह के सब्जेक्ट चाहिए भैया। अगर हम इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तो हमें देखिए बहुत ज्यादा डीएस से पूछा जाता है, प्लस क्या हो जाता है, और ओएस के कॉन्सेप्ट पूछते हैं, फिर डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट पूछते हैं, फिर सीएन के कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पूछते हैं। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले ही कोई भी इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं भैया। तो वेटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का 8 से लेकर 10 मार्क्स। ठीक है, और ये सारे टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स में से जो कि बड़े टॉपिक जो है कि सीपी शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट है। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब अगर आप सीखना चाहते हो गेट में तो सिर्फ सीपी शेड्यूलिंग या फाइल सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते। मेनली जहां पर बच्चा प्रॉब्लम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो टॉपिक के नाम है सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट। ये दो ऐसे टॉपिक है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बच्चा परेशान होता है कि भैया सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे, सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा। ये ऐसे टॉपिक है। और मेमोरी मैनेजमेंट, भाई मल्टी लेवल पेजिंग, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं मल्टी लेवल पेजिंग के कॉन्सेप्ट से, लेकिन अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, भले ये टॉपिक हो या ये टॉपिक हो। मेरे फेवरेट टॉपिक है, आई ऑलवेज एंजॉय व्हेनेवर आई एम टीचिंग सिंक्रोनाइजेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दो टॉपिक पढ़ाने में। हालांकि दूसरे टॉपिक भी बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे कि सिस्टम कॉल हो, थ्रेड्स हो, ये सारे काफी इंटरेस्टिंग है। इवन डेडलॉक इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द प्रॉब्लम। ओके, we will see in this course how we are solving the problems of deadlock also। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, और अभी देखते हैं ऐसी कौन सी बुक्स है जो हमें पढ़ना है। तो मैं बोलूंगा भैया बुक्स जो आपको रिफर करना है कौन सी है। एज ए बिगिनर गैल्विन, ठीक है, और उसके बाद अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो आप चाहे तो टेनेनबाउम भी देख सकते हो, और एक बुक है विलियम स्टैलिन। तीनों बुक भी काफी अच्छी है।
लेकिन एज ए बिगिनर बहुत ज्यादा लोग जो रेफर करते हैं वो गैल्विन रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं तीसरी जगह पर लिखूंगा मैं क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, अगर आप मेरे क्लास नोट्स कर लेते हो तो बहुत बच्चों ने किया भी है और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। इट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी अगर आप बुक के बारे में पूछ रहे हो तो दीज आर द बुक। सो गैल्विन एक है, टेनेनबाउम एक है, और जैसे कि बोला था कि विलियम स्टालिन भी एक बुक है जो काफी फेमस है। ये तीनों बुक्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लास नोट्स कर लो भैया, मोर देन सफिशिएंट। क्यों? इसलिए बोलता हूँ कि ये सारे बुक्स हमने रेफर किए, मैंने रेफर किया हुआ है। ठीक है, तो बेस्ट क्या रहेगा भैया, मुझे खुद पता है कि भैया इन बुक्स में से कौन से टॉपिक कहां से पढ़ाना है, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको पढ़कर अपना वक्त लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात सिंपल सी है। अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो तो बुक्स आपको हमेशा टाइम पूछती है। आप पढ़ोगे, समझ में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और बार बार पढ़ना पड़ेगा। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो बेटर क्लास आप करते रहो, नोट्स भी मिलते रहेंगे, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भैया और क्या क्या है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो ये हो गया हमारे टॉपिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ये हो गया इनका वेटेज। और याद रखना, हमेशा याद रखना, ये दो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपकी ये दो टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा कि भैया आपके बहुत ज्यादा मार्क्स लूज होने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्योंकि देखो, बच्चा सीपी शेड्यूलिंग को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, हालांकि वेटेज उसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी बच्चा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ता है तो उसके दिमाग में दो ही चीजें चलती है, सिंक्रोनाइजेशन और मेमोरी मैनेजमेंट, विच वी विल सी इन डिटेल, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया क्या करना है, कैसे करना है इस जर्नी के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर से, क्योंकि देखिए एक बात पक्की है, हमें सीखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहले बच्चों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया सॉफ्टवेयर है क्या। अगर ये क्लैरिटी हो जाए तो फिर ये आगे चल के हेल्प करेगा आपको विजुअलाइज करने में कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि भैया सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब सर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कहा जाता है इसको। ठीक है, कि मैं ये इसका देने का रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर उसको थोड़ा सा क्लियर नहीं होता कभी कभी बच्चों को, तो उनके लिए ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक है सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा है सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले। The characteristic of this software, it is a more user-friendly software where the user is directly interacting with the software and performing the desired task. ठीक है, तो once again I am saying the characteristic of this software is it is a more user-friendly software where the user is directly interacting with the software and performing the desired task. So example of this one is तो example क्या है भैया इसका example है जैसे कि आप वर्डशीट ले लो, वर्डशीट, पावर पॉइंट। ठीक है, आपका यूट्यूब वीडियोस, ओके, आपका पबजी गेम, ये सारे कहां पर आते हैं सर? एक्सेल, ये सारे कहां पर आते हैं सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं सर यहां पर MS ऑफिस, और वीडियो गेम्स लिख रहा हूं मैं एक्सेल। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? The characteristic of this software is what, sir? It is more system friendly software. The example of this one is I will say operating system. क्या बोलूंगा भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलूंगा इसका एग्जाम। ठीक है, आप चाहे तो कंपाइलर भी ले सकते हो, लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है सर? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको कहीं गूगल कर लो, आप बुक में देख लो, इस तरह के डेफिनेशन आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा हमेशा से सोचने का नजरिया ये था सॉफ्टवेयर के साइड में,
तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सर मेरा खुद का डेफिनेशन है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मींस व्हाट सर? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स which are working together to achieve some specific goal. Once again, I am repeating this one, my own definition. Okay, the software means what's a collection of programs which are working together to achieve some specific goal. Let's see this one. See here, I am taking an example of what's worksheet. अगर आप देख रहे हो वर्डशीट में, आपका गोल क्या है सर? राइटिंग टेक्स्ट लाइक ABCD, इस तरह से आप लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर आप देख रहे हो सर इस वर्डशीट के ऊपरी हिस्से में अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सारे बटन्स हैं, और आप जो भी बटन दबाओ सर वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्शन इसका मतलब क्या है कि सर उस बटन के पीछे कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम है, तभी तो वो एक्शन कर पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर मुझे किस तरह के एक्शन सर, देखो गोल क्या है सर? राइटिंग टेक्स्ट। इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल, ओके, सो ऑल दिस प्रोग्राम्स आर वर्किंग टुगेदर। कैसे सर? देखो, अगर मुझे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो कुछ बटन है, मैं दबा दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मुझे फॉन्ट को कलर करना है तो कुछ बटन है, तो कलर हो जाएगा। अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो कुछ बटन है, हो जाएगा। ऑल दोस बटन्स आर व्हाट्स आर प्रोग्राम्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल, दैट इज सॉफ्टवेयर सर। अंडरस्टूड दिस? देखिए और सिंपल सी बात है, क्योंकि क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर मींस व्हाट्स आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम क्या कर रहे हैं सर? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, दे आर मैनेजिंग द रिसोर्सेस, नथिंग एल्स। दे आर कंट्रोलिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि वही तो काम है ना सर ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आउटपुट देना नहीं है, रिसोर्सेस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है सारे का, ठीक है। चलिए, तो ये इसका ये एक एग्जांपल होगा। आप मान लो कि जैसे कि आप पबजी गेम भी खेल रहे हो, तो पबजी गेम में अगर आप देख रहे हो तो अगर आप वो जो कैरेक्टर होता है उसको अगर भगाना है तो कुछ बटन है, अगर आपको किसी को शूट करना है तो उसके लिए बटन है, अगर उसको रोकना है, जंप करवाना तो उसके लिए बटन है। ऑल दोस बटन्स आर वर्किंग प्रोग्राम्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल। गोल क्या है सर? हिटिंग सम टारगेट, गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर? ओके फाइन। और ये सारी चीजें भूल जाओ। जब भी अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब भी आप प्ले स्टोर पे जाते हो, हाँ जाता हूं सर, प्ले स्टोर पे क्यों जाते हो सर? क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सर? क्या गोल? अब ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर मुझे पबजी गेम खेलना है तो मैं कैरम का तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करूंगा, हालांकि कैरम का भी सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो जो पहले गोल रहता है हमेशा, फिर उस गोल के बेस पर ही सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर में उसी गोल को अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स को कलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए सर ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर, ठीक है। चलिए, लेकिन मेरा इतनी सारी चीजें डिस्कस करने की रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। देखो, इस कोर्स में आपको कॉन्सेंट्रेट कहां पर करना है? इस कोर्स में आपको कॉन्सेंट्रेट कहां पर करना है? आपको जो मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है, ये एरिया है जहां पर आपको मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वन देखते हैं भी क्या है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सो यहां पर कुछ डेफिनेशंस मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन डेफिनेशंस को एक एक करके देखते हैं। और याद रखना, इस कोर्स में कुछ बातें बता दूं मैं कभी कभी इस कोर्स में मैं खलील्स वे भी कहता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भैया जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक की तो टेक्निकलिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में मेरा खुद का सोचने का नजरिया क्या है उस टॉपिक के साइड में, मैं वो भी पढ़ाऊंगा थ्रू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा जो कि उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत सिंपल करके आपको समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आई बात समझ में। तो उसको मैं खलील्स वे कहता हूं। तो खलील्स वे के लिए हमेशा रेडी रहना, क्योंकि हमें पता है भैया टेक्निकलिटी कितनी भी अच्छी रहो, ठीक है, समझ में भी आता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना चाहते हो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से बेहतर कोई अप्रोच नहीं। तो वो अप्रोच हम देखेंगे इस कोर्स में, और बार बार देखेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 बार या 5 या 10 बार, नहीं भैया, बार बार देखते रहेंगे, ताकि आपको ऐसे लगे कि ये कोर्स नहीं चल रहा, कोई स्टोरी चल रही है, और आराम से आप इस चीज को खत्म कर लो, इस कोर्स को, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं सर आगे क्या क्या है। तो याद रखना है खलील्स में। अभी देखते हैं आगे क्या क्या है।
It is an interface. The first definition of what is operating system. Okay, it is an interface between user and hardware. It is an interface between user and hardware. तो हम पहले definition को देखते हैं, थोड़ा सा पहले definition को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी क्या है भैया, ये देखो, this is user, this is hardware. इन दोनों के बीच में कौन है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा सा डिजाइन करता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। लेकिन तो क्या है सर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, सॉफ्टवेयर, जो कि यूजर के बिहाफ पर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। हमें पता है सारी चीजें, और आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अक्सर बच्चे क्लासेस में पूछते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कर्नल एंड ओएस? कर्नल और ओएस के बीच में डिफरेंस क्या है सर? हमें तो वही पता नहीं। कैन यू, बिल्कुल, देखो ओएस में क्या होता है सर, नॉर्मली कर्नल इज अ सबसेट ऑफ ओएस, ठीक है। यानी कि सबसेट अगर आप बोल रहे हो तो इसके साथ इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कर्नल के अलावा और भी सारी चीजें, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है भैया। देखो, इसके पास है सिस्टम लाइब्रेरीज है, सिस्टम लाइब्रेरीज, और क्या है सर यहाँ पर, और आपके डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं सर, और क्या है सर यहाँ पर, आपका CLI भी होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। चलिए, सो CLI का मतलब क्या है सर, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है सर, वो कौन से है सर? एक है सर आपका टेक्स्ट बेस, और दूसरा क्या है सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस। ओके, टेक्स्ट बेस ओएस में क्या होता है सर? द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस इज व्हाट सर, लाइक आपका शेल जो या कमांड प्रॉम्प्ट, अगर आप देखते हो विंडोज में जो ब्लैक स्क्रीन होता है, जहां पर आप कमांड्स टाइप करते हो, जहां पर फाइल, उसका पाथ और कमांड, जैसे कॉपी, मूव, उस तरह के कमांड जहां पर आप टाइप करते हो, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ दिस वन इज व्हाट सर, इफ आई एम यूजिंग यूनिक्स आई विल से सर शेल, ओके, एंड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका एग्जांपल क्या है सर? डोंट से विंडोज, समटाइम स्टूडेंट से विंडोज, नो बॉस, मैं कह रहा हूं GUI का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है सर आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि आपका स्क्रीन नजर आता है ना सर, जो ब्लू वाला स्क्रीन नजर आता है, जो वो ये है सर आपका GUI। GUI का मतलब क्या है सर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बस वही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो एग्जांपल ऑफ दिस वन आई एम टेकिंग एज व्हाट सर, दिस इज एग्जांपल। अगर आप यूनिक्स यूज कर रहे हो तो शेल है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो मैं ले रहा हूं सर डेस्कटॉप, ठीक। सो दिस इज एग्जांपल। और आजकल हमें पता है कि सर द वर्ल्ड इज फास्टली मूविंग टुवर्ड्स व्हाट सर, इंटरफेस ओनली, विच टाइप ऑफ इंटरफेस सर? ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। चलिए, एनीहू, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव कलेक्टेड, बट स्टिल सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल? ये तो क्लियर हुआ ही नहीं। देखो, कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम करता है। मेन काम क्या है सर ऑपरेटिंग सिस्टम का? लाइक इंटरेक्टिंग विद द हार्ड डिस्क, मैनेजिंग हार्ड डिस्क, ओके, मैनेजिंग मेन मेमोरी, मैनेजिंग CPU, ये सारे काम कौन करता है सर? कर्नल करता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो इसको अच्छे से याद रखना, CLI, DD में व्हाट सर? डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, हर एक IO डिवाइस का एक अपना डिवाइस ड्राइवर होता है, दूसरा के डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हो तो उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर आते हैं, और कुछ डिवाइस ड्राइवर को आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल भी करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर IO डिवाइसेस, ठीक है, कि आप किस तरह का IO डिवाइस यूज कर रहे हो उसके बेस पर डिपेंड करता है। तो अभी देखते हैं सर, इन सारी चीजों को हटाकर मैं एक चीज लेना चाहता हूं, क्योंकि हमें अपना कंटेंट कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी देने के लिए था कि भैया कल के रोज आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप इंटरव्यू भी अटेंड कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है। तो OS का मैं क्या लेता हूं सर, यहां पर CLI लेता हूं, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI में क्या ले रहा हूं सर? GUI ले रहा हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि सर मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन वो सारी चीजें, ठीक है। चलिए, मान लो कि आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक फाइल है, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्या है सर? एक फाइल है, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब एज ए यूजर आप क्या कर रहे हो सर? उस फाइल को क्लिक कर रहे हो एज ए यूजर, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो इसलिए आप उसको क्लिक कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा सर, इस फाइल को ले लेगा और इस फाइल को ले जाकर सर हार्डवेयर में जाकर सर्च करेगा। हार्डवेयर में कहां पर सर, मेन मेमोरी के अंदर, कि ये फाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो हार्ड डिस्क से लाकर उसको मेन मेमोरी में रख देगा, अगर है तो लेट्स सी क्या होगा, लेट्स अज्यूम दिस फाइल इज देयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा सर, इस फाइल को सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। इस फाइल को क्या करेगा भैया, सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। और जैसा सीपीयू आउटपुट देता है वो आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट करके यूजर को देगा। So in this way, operating system is acting like what's the interface between the user and hardware. ठीक है, this is a technical definition. Okay, so let's see something in Khalil's way. Let's see what I am thinking about the operating system. Okay, fine. Please pay attention to this. What I am thinking is, instead of saying that it is an interface between user and hardware, मैं इसको कुछ इस तरह से भी बोल सकता हूं कि operating system is acting like what's a broker. How sir? See here. मान लो कि यूजर मींस व्हाट्स अ क्लाइंट, उसको कुछ जमीन लेना है या कुछ जमीन लेना है, ठीक है, प्लॉट लेना है। तो वो क्या कर रहा है सर, अपनी रिक्वायरमेंट लिखकर, पेपर पर लिखकर ब्रोकर को दे रहा है। तो ब्रोकर क्या कर रहा है सर, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट और बिहाफ ऑफ द यूजर, इट इज सर्चिंग दैट लैंड। Once it is getting that land means what's this information once again it is passing to the what's client. तो client को pass कर रहा है information. Getting this idea or not? So in this way, the operating system is acting like what's a mediator, broker. Understand or not, sir? Okay, fine. And based on this explanation, operating system has another definition like this one. It is a software which is interacting with the hardware on behalf of the user. यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है कि भैया आपको हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करना है वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरा काम है। आपका काम सिर्फ क्या है, आपका काम है मुझे कुछ इनपुट दे दो। जैसे कि आप फाइल एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो मेरे लिए इनपुट है, तो मैं आपके बिहाफ पर आपकी फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा हार्डवेयर पर। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूट करके लाकर आपको मैं आउटपुट दे दूंगा। तो मैं किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको ये फाइल का आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये होगा सर आपका फोर्थ डेफिनेशन। तो हमने इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर दूसरे डेफिनेशन, जैसे कि रिसोर्स मैनेजर, वन ऑफ द वेरी गुड, आई विल से दैट very good definition about what's our operating system. So let's see what is the meaning of resource manager. Okay, चलिए देखो इसको समझने से पहले रिसोर्स मैनेजर को समझने से पहले एक चीज समझ लो, एक चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ये ले रहा हूं सर मैं हार्ड डिस्क, और ये ले रहा हूं सर मैं सीपीयू। ठीक है सर, और ये ले रहा हूं सर इन दोनों के बीच में मेन मेमोरी। ठीक है, तो इन तीनों का अपना अपना स्पीड होता है सर, इन तीनों का अपना अपना स्पीड होता है। ठीक है, चलिए नॉर्मली हार्ड डिस्क थोड़ा सा स्लो होता है, और इसका नॉर्मली वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड, लाइक 1 मिली सेकंड इक्वल्स टू व्हाट्स 10⁻³ सेकंड्स। ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क में क्या होता है, मैकेनिकल अप्रोच होता है, उसके अंदर रीड राइट हेडर होता है। ठीक है, चलिए, तो आगे पीछे हटता है, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, तो थोड़ा स्लो होता है ये चीज। और ये वैल्यूज को फिक्स नहीं है सर, ये वैल्यूज जनरली जो मैं मिली सेकंड जो ले रहा हूं सर, ये सारी चीजें क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो स्पीड की जो वैल्यूज देता है उसके बिना पर ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो एनीवे हार्ड डिस्क थोड़ा सा स्लो होता है, और मेन मेमोरी का किस तरह से रन होता है, मेन मेमोरी रन इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड इक्वल्स टू 10⁻⁶। और सीपीयू जो रन होता है सर इन टर्म्स ऑफ नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड इक्वल्स टू व्हाट्स 10⁻⁹। तो आप यहां पर गौर करने वाली बात है कि कितना फास्ट है सीपीयू एज कंपेयर विद द हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए, तो अभी होता क्या है सुनो, मेन मेमोरी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होता है यूजर एरिया, यूजर स्पेस, यूजर एरिया, यूजर मोड, बातें की। ठीक है, और एक होता है सर कर्नल एरिया, कर्नल स्पेस, कर्नल मोड, बातें की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये होगा सर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहां पर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो भी प्रोग्राम्स आप सेव करते हो वो प्रोग्राम्स कहां पर होते हैं सर, वो प्रोग्राम्स होते हैं आपके हार्ड डिस्क पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से वो प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो रूल क्या है सर, रूल ये है कि उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भैया,
हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी के अंदर रखता है। क्यों रखता है सर? क्योंकि सीपीयू कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो उसको मेन मेमोरी से ही उठाता है। क्या है सर ये रूल है? हाँ बिल्कुल रूल है। क्या आपका रूल है? नहीं सर मेरा रूल नहीं है, ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का रूल है कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को लाकर मेन मेमोरी के अंदर रखो, क्योंकि सीपीयू वहीं से प्रोग्राम को उठाकर एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ठीक है, चलिए तो इन चीजों को अब देखो, ये प्रोग्राम आ गया है सर मेन मेमोरी के अंदर, तो इसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और ये प्रोसेस को हम क्या करते हैं सर सीपीयू पर शेड्यूल करते हैं। लेटर हम देखेंगे कि प्रोग्राम डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड प्रोसेस। ठीक है, तो आप अभी तो मैं वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, लेकिन क्लैरिटी से आगे देखते रहेंगे। तो इस तरह से चीजें क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती जाएंगी। अब आप हमेशा याद रखना, मैं क्यों इसको इतनी अहमियत दे रहा हूं कि ये तीन चीजें आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन तीनों रिसोर्सेस के आसपास में ही घूमते रहता है। कैसे सर? देखो, बोलते बड़े अच्छे रहो, थोड़ा बता दो। देखो, हार्ड डिस्क इज कवरिंग व्हाट सर, विच टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये टॉपिक सर मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक को कवर करता है, मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए, और ये टॉपिक सर कहीं ना कहीं सीपीयू शेड्यूलिंग को कवर करता है। तो और क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर डेडलॉक और सिंक्रोनाइजेशन भी है ना सर? हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो तो रन टाइम सिचुएशन है। रन टाइम पे डेडलॉक में क्या होता है सर? रन टाइम पे एक प्रोसेस रिसोर्स होल्ड करके कुछ और रिसोर्सेस को पूछता है जो कि कोई और प्रोसेस ने होल्ड किए हुए, लेकिन वो प्रोसेस भी सर इस प्रोसेस के रिसोर्सेस को या किसी और प्रोसेस के रिसोर्सेस को पूछता है, जहां पर सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट होती है जहां पर सारे के सारे प्रोसेस ब्लॉक्ड होते हैं, जो भी वो साइक्लिक वे में होते हैं। ठीक है, तो डेडलॉक सिचुएशन और रन टाइम सिचुएशन। और सिंक्रोनाइजेशन भी क्या है सर? रन टाइम सिचुएशन है, जहां पर मल्टीपल प्रोसेस ट्राई टू इंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, वो भी एक रन टाइम सिचुएशन है। तो यानी कहीं ना कहीं जो आपको फोकस करना है, ये तीन कंपोनेंट है जहां पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो अभी देखो, हार्ड डिस्क भी एक रिसोर्स है, मेन मेमोरी भी एक रिसोर्स है, और सीपीयू भी एक रिसोर्स है। हमें डिस्कस क्या करना है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजर हम करना है। यानी कि सर हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इन रिसोर्सेस को मैनेज कर रहा है। देखो, रिसोर्स मैनेजर का डेफिनेशन आप चाहे तो 2 मिनट में भी समझ सकते हो, मैं 2 मिनट में भी समझा सकता हूं, नहीं तो फिर सर उसको आप डिटेल में भी देख सकते हो, क्योंकि आगे चलकर आपको हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट को समझने में। देखो, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने इंट्रोडक्शन क्लास में या बेसिक्स में क्या मैं आने वाले टॉपिक्स का थोड़ा सा क्लू दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी तो इंट्रोडक्शन बोलेंगे ना सर। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, तो जाहिर सी बात है मैं अपने बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, तो वही चीजें होती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं सर और क्या क्या है। अब देखते हैं रिसोर्स मैनेजर। देखो, पहला रिसोर्स हम लेंगे हार्ड डिस्क। पहला रिसोर्स हम लेंगे क्या सर? हार्ड डिस्क। और हम जानते हैं कि सर हार्ड डिस्क को ब्लॉक्स में डिवाइडेड किया गया, तो ये क्या है सर? हार्ड डिस्क को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, यह है हार्ड डिस्क। अब मान लो कि कुछ फाइल्स ऑलरेडी इस हार्ड डिस्क पर है, कुछ फाइल्स ऑलरेडी इस हार्ड डिस्क पर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर क्या क्या है यहां पर। तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ फाइल्स है तो उन्होंने कुछ ब्लॉक्स को कैप्चर किया हुआ है, उन्होंने कुछ ब्लॉक्स को कैप्चर भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो कुछ फाइल्स हैं जिन्होंने कुछ ब्लॉक्स को कैप्चर किया हुआ है। अगर मुझे किसी फाइल को सेव करना है, लेट्स अज्यूम दिस, आई वांट टू सेव दिस फाइल 1.x समथिंग आई वांट टू सेव। ओके, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भैया, इस फाइल को अगर आप मैं सेव करना चाहता हूं तो जो भी फाइल आप सेव कर रहे हो वो कहां पर रहती है? वो नॉर्मली हार्ड डिस्क पर रहती है। तो हार्ड डिस्क पर अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है तो जाहिर सी बात है आपको उस फाइल को ये ब्लॉक्स अलोकेट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह आता है, ये अलोकेट कौन करता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इन ब्लॉक्स को, उस फाइल को, इन ब्लॉक्स को, इस फाइल को ब्लाइंडली अलोकेट करेगा? जैसे कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकता है कि भैया ठीक है ये ब्लॉक्स ले लो? नहीं बोलेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा तो जो पहले वाले फाइल का डेटा है वो चल जा सकता है, खतरे में रहेगा।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? क्या ब्लाइंडली एलोकेट करता है? नहीं करता है। फिर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है सर? इन फ्री ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। इन फ्री ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। प्लीज पे अटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट्स वर्ड मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में फ्री ब्लॉक्स है, उन फ्री ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। कैसे करता है सर? बाय यूजिंग सम अप्रोच, जो कि हम फाइल सिस्टम के अंदर देखेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं यहां पर कुछ नाम लिखना पसंद करूंगा, जैसे कि फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है। फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है सर। फ्री लिस्ट अप्रोच, ओके, फ्री लिंक लिस्ट अप्रोच, बिटमैप अप्रोच, एक्सेट्रा, लाइक काउंटर अप्रोच। ठीक है, तो by using any one of this approach, operating system what it is doing sir? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भैया? ये फ्री ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है by using any one of this approach। आई बात समझ में सर? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस तरह से है। लेट्स से समथिंग इन खलील्स पे, ओके फाइन। देखो, मान लो कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है सर? मुकेश है। और मुकेश बहुत पैसे वाला है। उसके पास तकरीबन 100 घर हैं, 100 हाउसेस है। ठीक है, चलिए। तो एक दिन मैं क्या करता हूं कि, और वो 100, अगर उसके पास 100 हाउसेस है तो जाहिर सी बात है वो 100 हाउसेस उसने किराए पर ही दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो एक दिन मैं क्या करता हूं कि मुकेश को जाकर बोलता हूं कि भैया मुझे एक घर किराए को चाहिए। तो क्या मुकेश मुझे इस तरह से बोलेगा, ओके सर एक काम करो आप मेरा घर नंबर 15 ले लेना? क्या इस तरह से ब्लाइंडली बोलेगा? नहीं बोलेगा। मुझे फ्री घर देने से पहले मुकेश ये इंश्योर करेगा कि भैया वो घर खाली है या नहीं, कौन से घर खाली है, कौन से बिजी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए मुकेश क्या करता है सर? जाहिर सी बात है सर, फ्री हाउसेस की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। फिर मैनेज करने के तरीके क्या क्या है सर? ये एक तरीका ये है, हो सकता है कि वो एक बुक में ये सारा डेटा लिखा है कि कौन से घर फ्री है, कौन से अलोकेटेड है। ठीक है, चलिए। या फिर वो अपने किसी फैमिली मेंबर्स को बोलेगा, जैसे कि मम्मी को बोलेगा कि मम्मी आप ये 10 घर की इंफॉर्मेशन मैनेज करो, सिस्टर को बोलेगा कि ये आप 20 घर की इंफॉर्मेशन मैनेज करो, फादर को बोलेगा कि ये घरों की इंफॉर्मेशन मैनेज करो। ये एक तरीका। दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका ये भी है कि क्योंकि मुकेश क्योंकि पढ़ा लिखा है तो वो सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन कर सकता है। तो यानी कि सर गोल क्या है सर? मैनेजिंग द फ्री हाउस इंफॉर्मेशन। लेकिन अप्रोचेस क्या क्या है सर? बहुत सारे अप्रोचेस है। ठीक है, तो उसी तरह से सर यहां पर भी बहुत सारे अप्रोचेस है। बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दिस अप्रोच, ऑपरेटिंग सिस्टम विल मैनेज दिस इंफॉर्मेशन। राइट नाउ व्हाट आर द ब्लॉक्स विच आर फ्रीली अवेलेबल? कौन से ऐसे ब्लॉक्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये होगा सर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट्स अ रिसोर्स मैनेजर। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आई ऑलरेडी सेड, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भैया या तो एक कॉन्सेप्ट 2 मिनट में सीख लो या फिर डिटेल में विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, अब ये हो गया हार्ड डिस्क। अब मुझे पता है कि भैया हार्ड डिस्क से प्रोग्राम्स आकर कहां पर बैठते हैं भैया? मेन मेमोरी के अंदर बैठते हैं। ठीक है, चलो कुछ इस तरह से मेन मेमोरी है जहां पर कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही बैठे हुए। ठीक, कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं सर? एक प्रोग्राम P3 है जो कि हार्ड डिस्क पर है, मैं उसको लाकर मेन मेमोरी में रखना चाहता हूं। तो सवाल यहां पर यह है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को ला रहा है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर, तो उसको मेन मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को ब्लाइंडली कोई भी पार्टीशन एलोकेट करेगा? नहीं एलोकेट करेगा। बिफोर एलोकेटिंग पार्टीशन टू दिस प्रोसेस, यस यू अंडरस्टूड दिस वन, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज सर? वो क्या करेगा? वो पहले ये इंफॉर्मेशन मैनेज करेगा कि भैया कौन सा ऐसा पार्टीशन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है बाय यूजिंग सम डेटा स्ट्रक्चर।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यानी कि सर सोचने वाली बात क्या है कि मेन मेमोरी क्या है सर, एक रिसोर्स है। हु इज मैनेजिंग दिस रिसोर्स सर, जैसे मेन मेमोरी के अंदर कौन से पार्टीशन खाली है, कौन से बिजी है, ये सारा इंफॉर्मेशन कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन। मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको ये पार्टीशन अलोकेट किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन क्या है सर, सीपीयू। सीपीयू क्या है सर, ये भी एक रिसोर्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मान लो कि प्रोसेस P3 को सीपीयू चाहिए। ठीक है, चलो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखिएगा कि भैया सीपीयू खाली है या नहीं। अगर सीपीयू खाली है तो उसको अलोकेट कर देगा। अगर सीपीयू बिजी है, मान लो कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ऑलरेडी सीपीयू पर रन हो रहा है, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ऑलरेडी सीपीयू पर रन हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस P3 को बोलेगा कि भैया कुछ देर के लिए वेट कर लो क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रन हो रहा है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को मैनेज करता है। तो सीपीयू क्या है सर, एक रिसोर्स है। तो अगर आप ये सारी पिक्चर अगर आप गौर करके देख रहे हो, ये सारी पिक्चर अगर आप गौर करके देख रहे हो, वंस अगेन वट एवर द एक्सप्लेनेशन टेक्निकली आई हैव गिवन टू यू, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने टेक्निकली दिया है, वंस अगेन वी आर डीलिंग विद द अगेन 3 कंपोनेंट्स ओनली। अंडरस्टूड दिस, होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वन गो बैक ओके फाइन। चलिए अब एक है सर, इट इज ए रिसोर्स अलोकेटर। इट इज ए रिसोर्स अलोकेटर। अभी किसी ने बहुत टेक्निकली बहुत खूबसूरती से मैनेजर की जगह अलोकेटर लगा दिया। ठीक है, अलोकेटर लगा दिया। कैसे देखो सर, कैसे देखो, सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है, अगर मैं कोई फाइल सेव कर रहा हूं तो उसको हार्ड डिस्क चाहिए। हु इज अलोकेटिंग हार्ड डिस्क टू दैट फाइल सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उस प्रोग्राम को मुझे हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी के अंदर रखना पड़ेगा। हु इज अलोकेटिंग मेन मेमोरी सर, कौन अलोकेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मुझे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसको सीपीयू चाहिए, कौन अलोकेट कर रहा है सर, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट सर, रिसोर्स अलोकेटर। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब यहां पर एक छोटी सी बात गौर करके देखो। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस डेफिनेशन, नॉर्मली मैं एक सवाल करता हूं सभी से, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी देर से तो आप ही बोल रहे हो कि ये है वो है, फिर सडनली आप पूछ रहे हो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या बात है। हाँ बिल्कुल, देखो अभी तक किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम का करेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया है। जिसने भी जो भी डेफिनेशन दिया है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। एज ऑथर 1 किसी ने ये बोला कि सर इट इज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। एज ऑथर 2 किसी ने ये बोला कि सर इट इज ए रिसोर्स मैनेजर। ऑथर 3 किसी ने ये बोला कि रिसोर्स अलोकेटर। ऑथर 4 किसी ने ये बोला कि सर इट इज ए सॉफ्टवेयर विच इज इंटरैक्टिंग विद द हार्डवेयर ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। और भी बहुत सारे डेफिनेशंस है इसके, विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट। आई बात समझ में, यानी कि सर डिफरेंट ऑथर ने बेस्ड ऑन दिस वर्किंग फंक्शनैलिटी इन्होंने डेफिनेशन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तभी तो ये बात समझ में आएगी कि भैया किसी एक चीज के इतने सारे डेफिनेशन क्यों हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन टू यू, जैसे कि मैंने बोला था कि खलील्स वे में इट इज एक्टिंग लाइक ए ब्रोकर। यस बिल्कुल, क्योंकि मेरा डेफिनेशन बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग फंक्शनैलिटी से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अनदर डेफिनेशन नॉर्मली मैं देता हूं क्लास में, इट इज आई विल से ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग लाइक व्हाट सर, लाइक गॉड। Like God is the one who's controlling this world. OS is the one who's controlling the what's the system. Is this matching? Really matching. क्योंकि OS का काम ही है सर रिसोर्सेस को कंट्रोल करना। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वन नाउ प्लीज पे अटेंशन, लेट्स सी समथिंग आई ऑलरेडी सेड यू। आपको मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देकर ये सब्जेक्ट को इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश रहेगी मेरी, जहां तक आपको बेहतर से बेहतर लगे, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वन, 2 डेफिनेशन दे दीजिए, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन नॉर्मली मैं बोलता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग लाइक व्हाट सर, मम्मी जी। हाउ मम्मी जी, देखो हमारे माता जी जो है ना, आपकी मम्मी हो, मेरी मम्मी हो, ठीक है, शी इज मैनेजिंग द हाउस रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे कि आपके घर में हो या मेरे घर में हो, हमें पता नहीं कि हमारे घर में कितने चावल है, कितना तेल है, ये सारी चीजें नहीं पता है।
बट मदर को पता है। आई बात समझ में? तो बिकॉज शी इज मैनेजिंग द रिसोर्सेस, हाउस रिसोर्सेस, ठीक है, आई बात समझ में? सो मम्मी इज एक्टिंग लाइक व्हाट्स आवर ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज शी इज मैनेजिंग द रिसोर्सेस, ओके, हाउस रिसोर्सेस। सो ऑल दिस डेफिनेशन which I have collected here, sir. Okay, hope you understood this one. तो अब आगे देखते हैं सर, आगे क्या है आपके लिए। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है सर? रिसोर्सेस क्या है? देखो, रिसोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्या है सर? दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स में सीपीयू, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ठीक है, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में आपको सेमाफोर, पाइप, डिवाइस ड्राइवर। चलो मैं खत्म ही करता हूं बात को बाय सेइंग दैट फाइल्स एक्सेट्रा, क्योंकि मुझे पता है सर जो भी प्रोग्राम्स है दैट इटसेल्फ इज एक्टिंग लाइक सम फाइल्स, ठीक है। चलिए, तो देखो इसको क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी? नॉर्मली जब भी मैं बच्चों को पूछता हूं कि व्हाट इज हार्डवेयर रिसोर्स, व्हाट इज हार्डवेयर रिसोर्स, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हार्डवेयर रिसोर्स मींस व्हाट सर, सीपीयू मेन, नॉट हार्डवेयर रिसोर्स। नॉर्मली जब मैं बच्चों को पूछता हूं कि रिसोर्स क्या है, तो बच्चे बोलते हैं सर सीपीयू, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है। अगर मेरे रिसोर्सेस सिर्फ यही है तो उसका मतलब यही है कि सर मेरा सब्जेक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं सीओए के साइड में ज्यादा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में ज्यादा है, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप सीख रहे हो तो याद रखे भैया, याद रहे हमेशा, हार्डवेयर रिसोर्स प्लस सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ये दोनों को भी रिसोर्स ही कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यही मकसद है आपको ये चीज कलेक्ट करने का, और कुछ नहीं। अब इसके आगे देखते हैं और क्या है और क्या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया गोल्स क्या है क्या नहीं यहां पर। द फर्स्ट गोल इज व्हाट सर, कन्वीनियंट, एफिशिएंट, सेकंड वन, ठीक है, एफिशिएंट, पोर्टेबल, रिलायबल, स्केलेबल, रोबस्ट, ठीक है। ये सारे गोल्स कलेक्ट किए मैंने, देखते हैं एक एक करके क्या है क्या नहीं, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सी कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, आई विल राइट हियर सर यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंट? बहुत सिंपल सा इसका मतलब है और बहुत सारे लोगों को पता भी है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या होता है सर? यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज। यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज मतलब क्या है सर इस चीज का? देखते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे उसको लाने की वजह अगर आप गौर करके देखो, ठीक है, क्या हम हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? आंसर इज हाँ, लेकिन उसके लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट एन इजी टास्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल रहा है भैया, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ, मैं एज ए मीडिएटर रहूंगा, आप मुझे सिर्फ इनपुट दो और मैं आपके बिहाफ पर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करूंगा, मैं आपके बिहाफ पर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करूंगा। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से कन्वीनियंस ज्यादा बढ़ गई, कन्वीनियंस ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। चलिए, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो शुरू शुरू में लोग कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते थे, जैसे कि CLI, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते थे, ठीक है। चलिए, तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते थे, जैसे कि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम करते थे कमांड प्रॉम्प्ट, जहां पर क्या करते थे सर, हम ब्लैक स्क्रीन होता है जहां पर हम फाइल्स के बारे में लिखते हैं, फाइल्स का नेम, फाइल का लोकेशन और कमेंट्स भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या किया सर? उसके बाद क्या किया? अब इसमें डिफिकल्टी क्या है सर? सोच कर देखो, इसमें डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी इसमें यह है कि भैया सोचने वाली बात यह है इसमें कि
हमें फाइल के नाम याद रखने पड़ेंगे, लोकेशन याद रखना पड़ेगा, कमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो उसके बाद विंडो पीपल ने क्या किया, विंडो वालों ने क्या किया सर, उन्होंने इंटरफेस को इस कमांड, इस टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस की जगह पर उन्होंने GUI को इंट्रोड्यूस किया। और जैसा उन्होंने GUI को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे लोग विंडोज के साइड में मूव होना शुरू हो गए। क्यों सर? क्यों? जबकि यूनिक्स सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन फिर भी लोग विंडोज के बारे में, विंडोज के साइड में मूव करना शुरू क्यों किए? रीजन क्या है कि सर लोगों को यहाँ पर एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट मिल रहा था, यहाँ पर कन्वीनियंट एनवायरनमेंट मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ सर, वहां पर क्योंकि देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर आपका इंटरफेस ग्राफिकल यूजर है तो आपको जस्ट क्लिक करना है, और जैसा क्लिक किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि भैया आपको बाकी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा बाकी की चीजें। आपको फाइल का पाथ, आपको फाइल का नेम, वो सारी चीजें जो पहले करते थे आप कमांड प्रॉम्प्ट में, उसमें तकरीबन चीजों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है सर। ठीक है, चलिए क्यों हो रहा है सर ये यहाँ पर? क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो कन्वीनियंट, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं अपना मोबाइल, अगर अपना मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं, अपना मोबाइल यूज कर रहा हूं, तो अगर अपने मोबाइल को मैं 3 साल के बच्चे को भी दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है सर, हो क्या जाएगा, वो भी अपना यूज करना शुरू करेगा। अब जैसे कि आजकल वो बोलते ही वीडियोस आ जाते हैं। अगर मैं इस मोबाइल को, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 साल का बच्चा भी उसको क्या बोलते हैं कि यूज कर पा रहा है? बात बहुत सिंपल सी है भैया, क्योंकि आपने बहुत इजी टू यूज बना दिया है उसको। ठीक है, चलिए अब उसकी जगह पर अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं, सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि भैया एक चीज करते हैं हम, एक गौर करना, देखना है यहाँ पर, मैंने एक मोबाइल डिजाइन किया और अमेजोन पे सेल लगाया, अमेजोन पे सेल लगाया, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि भैया देखो बहुत जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि भैया 64 GB रैम है, ठीक है, 64 GB रैम है, ठीक है, और 1 TB रोम है, और बहुत जबरदस्त फीचर है, लेकिन मैं लास्ट और प्राइस भी कितना लगा रहा हूँ सर, 8,000 ही लगा रहा हूँ, प्राइस भी कितना लगा रहा हूँ सर, 8,000 ही लगा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सारे फीचर्स देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सर अगर आप ये मोबाइल को ऑपरेट करना चाहते हो तो प्लीज प्रैक्टिस दिस 100 कमांड्स। तो कितने लोग हैं सर जो मोबाइल खरीदेंगे? सवाल यहां पर ये, अगर 1 लाख लोग अगर अमेजोन पर आते हैं तो जाहिर सी बात है 1 लाख में से हार्डली सर 150 खरीदेंगे, लेकिन 150 खरीदने का मतलब सर उस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फेलियर है, उस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फेलियर है। आई बात समझ में? क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो, आप कुछ भी कर लो सर, सॉफ्टवेयर सीख लो, हार्डवेयर सीख लो, कुछ भी सीख लो, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट बनाना है, उसको मार्केट में सेल करना है। अगर आप वो प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब क्या है? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल। तो नेक्स्ट गोल देखते हैं सर, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब है सर? एफिशिएंसी का क्या मतलब है, देखते हैं एफिशिएंसी का क्या मतलब। एफिशिएंसी का मतलब effective utilization of the resources। कैसे सर? By maximizing the resources, maximizing the resource utilization sir, we are efficiently utilizing the resources। okay, sorry, I'll rub this। हाँ, efficiency के साइड में फिर से आते हैं, ठीक है। what is the meaning of efficiency sir? effective utilization of the resources। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या है सर? आपको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना पड़ेगा थ्रू मैक्सिमाइजिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा सर? थ्रू मैक्सिमाइजिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे कि मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो दिस इज हार्ड डिस्क और दिस इज मेन मेमोरी एंड व्हाट्स दिस इज CPU एंड दिस इज IO डिवाइस।
ठीक है। और मेन मेमोरी क्या सर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं यूनि प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। देखो क्या होगा कि एक प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो जाहिर सी बात है उसको मैं हार्ड डिस्क से लाकर मेन मेमोरी के अंदर रख दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, इस प्रोग्राम को आप सीपीयू पर शेड्यूल कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से I0, I1, I2 IO इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हो क्या जाएगा भैया, ये प्रोग्राम P1 सीपीयू पर I0 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, I1 करेगा, I2 करेगा, लेकिन जब उसको IO इंस्ट्रक्शन करना है तो IO डिवाइस के लिए जाएगा। जब वो IO डिवाइस के लिए जाएगा, तो सीपीयू क्या करेगा भैया, खाली रहेगा। अब यहां पर सोचने वाली क्या बात है कि भैया अगर आप सीपीयू क्या है, एक रिसोर्स है, अगर आप सीपीयू को खाली रख रहे हो तो जाहिर सी बात है सिस्टम का थ्रूपुट डिक्रीज होगा। सिस्टम का थ्रूपुट क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमें क्या आप उसको सीपीयू को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हो? आंसर इज नो, क्योंकि यू आर वेस्टिंग सीपीयू साइकिल्स। सीपीयू खाली है हमेशा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो थ्रूपुट डिक्रीज हो जाएगा। जब थ्रूपुट डिक्रीज हो जाएगा तब सिस्टम क्या होगा सर, लेस इंटरैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ये तो एक चीज ये हो गई। अभी देखते हैं सर एफिशिएंसी में और चीज और कुछ चीजें भी देखेंगे। जैसे कि छोटी सी बात हमने देखी सीपीयू के बारे में, और दूसरी चीज है जो कि मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली बोलूंगा। एक चीज ये आती है कि भैया मेन मेमोरी क्या है सर, एक रिसोर्स है। ठीक है, चलिए, और मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन कब बढ़ता है, जब आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो। प्रॉपरली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है सर, आप उसका वेस्टेज को कम से कम करते हो। सर वेस्टेज को कम करने का मतलब सर, मेन मेमोरी में 2 टाइप के वेस्टेज होते हैं, विच इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे जब मेमोरी मैनेजमेंट में मैं एंट्री मारूंगा। ठीक है, तो वो वेस्टेज को मैं कम से कम करूंगा। क्योंकि सर अगर मैं मेमोरी के वेस्टेज को कम से कम करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं मेन मेमोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रख पाऊंगा। अगर मैं मेन मेमोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रख पाऊंगा तो जाहिर सी बात है भैया सीपीयू के लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। सीपीयू के लिए बहुत सारे प्रोसेस मेन मेमोरी में रेडी टू अवेलेबल रहेंगे सीपीयू के लिए। ठीक है, तो इससे सीपीयू को क्या करेगा भैया, बार बार हार्ड डिस्क पर जाकर प्रोग्राम को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स मेन मेमोरी के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये होगा सर आपका मेमोरी के बारे में हो गया, ये एक हिस्सा होगा सर आपका सीपीयू के बारे में हो गया। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। व्हाई आई एम सेइंग दैट इफ इट इज ए इंट्रोडक्शन मींस मुझे आगे की भी पिक्चर दिखानी चाहिए, तो यही वजह है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर पोर्टेबल का क्या मतलब है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, इट शुड रन ऑन मल्टीपल आर्किटेक्चर। ओके, आई विल रन दिस वन। इट शुड रन ऑन मल्टीपल आर्किटेक्चर। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। आर्किटेक्चर, ठीक है, तो आप ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करो जो कि मल्टीपल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करे। जैसे कि मान लो कि जैसे कि मैं आज एक विंडोज का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करता हूं, तो वो विंडोज के पहले के जो आर्किटेक्चर्स है उनमें से बहुत सारे आर्किटेक्चर को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि भैया अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रन करना है तो एक नया कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, तो फिर हो गया, क्योंकि कोई नया कंप्यूटर खरीदेगा नहीं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई यूज नहीं कर पाएगा। आई बात समझ? ठीक है, चलिए, तो आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है जो कि मल्टीपल आर्किटेक्चर पे रन हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो कि अगर आप एक आर्किटेक्चर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हो, तो होगा क्या, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी। देखो छोटी सी क्या होती है, अगर मान लो कि मेरे आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरे आर्किटेक्चर का नाम है एक्स, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि आप अपने दोस्तों को कॉल करके पूछोगे भैया आप क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो बोलेंगे कि हम वाई यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका काम खत्म। तो आप बोलेंगे फिर एक्स कौन यूज कर रहा है, फिर आप सर्च करते करते क्या करोगे, फिर पहुंच जाओगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे लेकिन बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। और जहां पर यूजर को डिफिकल्टी होती है टेक्नोलॉजी से, सर वो टेक्नोलॉजी का फेलियर आना
लगभग तय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, सेम वे लाइक अगर आप एप्पल के आर्किटेक्ट, अगर आप एक नया एप्पल का आर्किटेक्ट, एप्पल मैक आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो वहां पर सर अगर आप उसका ओएस डिजाइन कर रहे हो तो उसका ओएस पहले के भी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, रिलायबल। रिलायबल पे मैं लास्ट में आता हूँ, रिलायबल पे मैं लास्ट में आता हूँ क्योंकि एक ऐसा फीचर है जो बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। रिलायबल का क्या मतलब है, मैंने अक्सर देखा है, ये सारी चीजें तो आप समझ जाओगे क्योंकि बहुत आसान है। पोर्टेबल का मतलब स्टूडेंट और मल्टीपल आर्किटेक्चर, ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई। लेकिन रिलायबल का क्या मतलब हम बाद में से देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसके खत्म के बाद देखेंगे, आखिरी में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्केलेबल, एबिलिटी टू अलाउ डेवलपमेंट इन इट, एबिलिटी टू अलाउ डेवलपमेंट इन इट, यानी कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो कि अगर आप इसमें से कुछ ऐड करना चाहते हो तो स्केलेबल का मतलब सिंपल सी बात है, एक चीज ये है, कोई भी एक चीज है। स्केलेबल मतलब सर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर मैं इसमें कोई नई चीज ऐड करना चाहूं तो इसको अडेप्ट करना चाहिए, या फिर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से कोई चीज डिलीट करना चाहूं तो उसको अडेप्ट करना चाहिए, उसको कहते हैं स्केलेबल, ठीक है। आई बात समझ? हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, जैसे कि विंडोज यूज कर रहे हो, तो सडनली एक मैसेज आता है भैया, ठीक है, वी वांट टू अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लीज प्रेस ओके। अब देखो जो फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थे वो तो है, विंडो वाले बाबू ये कह रहे हैं कि भैया हम नए फीचर ऐप ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज दे विल गिव सम डायलॉग बॉक्स, दे विल आस्क यू टू प्रेस ओके। आप जैसा ओके प्रेस करते हो तो क्या करते हैं सर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव नहीं करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और नए फीचर्स ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्केलेबल। आई बात समझ में सर? हाँ, स्केलेबल। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, रोबस्ट, यानी कि सर अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइनर एरर्स भी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करते हुए आउटपुट देना चाहिए। यानी कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्थी होना चाहिए, ओवरऑल हेल्थी होना चाहिए। यानी कि छोटे से अगर एरर आ जाने पर ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हमें सर्दी खांसी आती है तो क्या हम काम पे नहीं जाते सर? जाते हैं, क्योंकि छोटी सी चीज है, उसको मैनेज करते हुए हम अपना आउटपुट हर दिन देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, अब आते हैं सर हमारा रिलायबल, ठीक है, रिलायबल पे आते हैं सर। अब मैं क्यों रिलायबल लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं, इसके रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि रिलायबल का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर रिलायबल का क्या मतलब है। रिलायबल का मतलब ये है कि आई विल से समथिंग लाइक दिस, ये कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, रिलायबल का मतलब। जैसे कि कैन यू गिव वन एग्जांपल? यस सर, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट्स से समथिंग खलील्स वे, ठीक है। चलिए क्या है सर, एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि यहां पर एक फादर है और ये घर छोड़कर जा रहे हैं कहीं अमेरिका या कहीं बाहर कंट्री को जा रहे हैं, जाते जाते अपने बेटे को बुलाकर बोल रहे हैं कि भैया बेटे, बुलाकर बोल रहे हैं कि बेटा मैं तुम पर भरोसा करता हूं, बेटा तुम मेरे रिलायबल बेटे हो, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करता हूं। नॉर्मली रिलायबल का मतलब भरोसा ही होता है ना, ठीक है। चलिए इन हिंदी, ठीक है, तो मैं तुम पे भरोसा करता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये है कि जब बाप अपने बेटे को ये बोल रहा है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं, तो उसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ यही है कि भैया कि घर में अगर चोर आ जाए तो आप चोरों से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे? हाँ ये है सर। क्या इसका मतलब ये है कि अगर फादर ना हो तो बेटा कुछ गलत काम ना करे? हाँ ये भी है सर। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स को कोई चीज की जरूरत हो तो आप उसको मैनेज करो? हाँ बिल्कुल ये भी है सर। तो यानी कि सर ये वर्ड मैं भरोसा करता हूं किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड है। इन द सेम वे इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग सर। क्या होता है जब भी आप रिलायबल बोलते हो तो सर पहली चीज ये होती है कि सिस्टम शुड जनरेट द रिजल्ट करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली। सिस्टम शुड जनरेट द रिजल्ट करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली सिस्टम देना चाहिए, ठीक है। कैसे सर? जैसे कि अगर मेरा सिस्टम
अगर मैं मान लो कि मैं 2+7 कर रहा हूं, ठीक है यार, 2+7 कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मेरा आंसर में जब भी 2+7 करूं वो 9 ही देना चाहिए। ऐसा नहीं देना चाहिए कि कभी 9 दे रहा है, कभी 5 दे रहा है, कभी 8 दे रहा है। तो ये तो फिर मतलब कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। तो क्या इस तरह के सिस्टम को आप रिलायबल मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो एक फीचर ये हो गया। फिर दूसरा फीचर क्या है सर? दूसरा फीचर क्या है, अगर सिस्टम के अंदर कोई एरर्स हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर को इन्फॉर्म करना चाहिए टू टेक सम एक्शन। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक डायलॉग बॉक्स देता है, प्लीज प्रेस ओके बिकॉज वी आर डूइंग लाइक दिस समथिंग। तो आप प्रेस जब करते हो, ओके करते हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही हैंडल करता है। यानी कि जब भी अगर कुछ सिस्टम के अंदर चीज गड़बड़ा रही है या कुछ एरर जा रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भैया प्लीज डू दिस बिकॉज वी वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट थिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है सर? जैसे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर लोड बढ़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो बैठ नहीं जाना चाहिए। यानी कि वो काम छोड़कर खत्म, इस तरह से वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस लोड को संभालते हुए आउटपुट देना चाहिए। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल है। आई बात समझ में? तो इतने सारी चीजें हैं सर इस एक वर्ड रिलायबल के पीछे। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग, आई विल गिव यू न्यू थिंग। ठीक है, चलिए गौर करके देखो। अगर किसी ने सिंक्रोनाइजेशन किया है तो गौर करने वाली बात है, मैं अपने कन्वेंशन पे बोल रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है, ये अभी जो बोलने वाला हूं। सिंक्रोनाइजेशन में आपने देखा होगा सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखा होगा, हाँ देखा है सर। वहां पर देखा होगा काउंट इक्वल्स टू काउंट +1 एंड काउंट इक्वल्स टू काउंट -1, हाँ देखा होगा सर। वहां पर देखा होगा सर डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू आता है, ठीक है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी सर? वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसे कि अगर मैं 2+5 करता हूं तो 7 आने की बजाय कुछ और ही आता है, जैसे कि 9 आता है या 10 आता है, इस तरह से। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू इस तरह से आता है वहां पर। अब वो किस तरह से होगा मैं सेपरेटली सिंक्रोनाइजेशन में बता दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन अभी के लिए छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। तो सिस्टम क्या है सर? इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है वहां पर। अब मुझे बताओ सर, अगर वहां पर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो उस इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए, उस डेटा इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए नॉर्मली क्या कर रहे हैं सर? हम क्या कर रहे हैं सर? सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हैं सर। एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि सेमाफोर हो या कोई भी एल्गोरिदम, मैं कोई स्पेसिफिक नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हैं और यही सिंक्रोनाइजेशन है सर, कुछ नहीं। सर क्यों एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर अगर मैं एल्गोरिदम यूज नहीं करूंगा तो हमेशा वैल्यू इनकंसिस्टेंट आएगी, और अगर वैल्यू इनकंसिस्टेंट आए तो सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा। सिस्टम क्या रहेगा सर? रिलायबल नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो फिर कहीं ना कहीं सर घुमा फिरा के बात वहीं पर जा रही है रिलायबल के साइड में। आई बात समझ में? इसलिए बोला था कि सर इनिशियली सिस्टम शुड जनरेट व्हाट्स आर रिजल्ट करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली। ओके फाइन, सो वी अंडरस्टूड दिस वन। तो सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक भी अगर आप ऑब्जर्वेशन में ले रहा हो, ऐसा मैंने तो कहीं बुक में देखा नहीं, लेकिन एक दिन मुझे आइडिया आया कि यार ये टॉपिक का मकसद क्या है, ये टॉपिक के पीछे क्या इस तरह से चीजें कर क्यों रहे हैं। तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन में ये बात आई कि डेटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से सिस्टम अनरिलायबल है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर इस तरह का रिजल्ट देगा तो कौन भरोसा करेगा सॉफ्टवेयर पर? कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है हम अपने सिस्टम को भरोसेमंद बनाने के लिए, यानी कि सर रिलायबल बनाने के लिए वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हाट्स सिंक्रोनाइजेशन algorithms। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए हाउ कैसे हम सारी चीजें देखेंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन माय कन्वेंशन, सो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग द सिंक्रोनाइजेशन। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलो, तो ये सारी चीजें हैं सर आपका गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब देखते हैं सर, अब देखते हैं इन सारे गोल्स में से अगर मैं कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो, जैसे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से विच इज द प्राइमरी गोल, सो ऑब्वियसली सर कन्वीनियंस इज व्हाट्स आर प्राइमरी गोल, यूजर फ्रेंडली इज व्हाट्स आर प्राइमरी गोल। ओके, लेकिन कभी कभी कुछ सिस्टम में सर एफिशिएंसी भी प्राइमरी गोल होता है। किस तरह के सिस्टम में सर? अगर आपका सिस्टम रियल टाइम सिस्टम है तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी इज द प्राइमरी गोल, क्योंकि सर देखो रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है सर? ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी।
आपको आउटपुट ऑन टाइम देना पड़ेगा। अगर आप आउटपुट ऑन टाइम देना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो आउटपुट भी टाइम पर नहीं दे पाओगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब जनरल एग्जांपल देता हूं, इसका जो मेन एग्जांपल है मैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाऊंगा, जहां पर रियल टाइम सिस्टम अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी ने मुझे मैनेजमेंट ने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है और हर दिन आपको 5 घंटे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, लेट्स अज्यूम दिस, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक केस ये है जहां पर मैं क्या कर रहा हूं सर, हर दिन आ रहा हूं, 2 मिनट पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और इधर उधर की बातें कर रहा हूं, कभी पॉलिटिक्स के ऊपर, कभी क्रिकेट के ऊपर, ठीक है, और इस तरह से करके क्या कर रहा हूं सर, उस दिन का क्लास खत्म कर रहा हूं। 2-4 मिनट पढ़ा रहा हूं, 5-10 मिनट बातें कर रहा हूं, 2-4 मिनट पढ़ा रहा हूं, 5-10 मिनट बातें कर रहा हूं। अगर मैं इस तरह से अप्रोच फॉलो करूंगा तो क्या मैं अपना कोर्स ऑन टाइम डिलीवर कर पाऊंगा सर? आंसर इज नो। आंसर इज व्हाट सर? नो। तो आपको ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए क्या करना चाहिए सर? आपको टाइम को क्या करना चाहिए सर? इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, जितना हो सके उतना। आप जितना टाइम को मैक्सिमम, क्योंकि टाइम भी एक रिसोर्स है, आप उसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे आप उतना ही ऑन टाइम डिलीवरी दे पाओगे। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी सर इन गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जरा ध्यान लगाना यहाँ पर सारी चीजें इस तरह से, ठीक है। चलो, थैंक यू।